हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे 8051 माइक्रो कंट्रोलर के ब्लॉक डायग्राम्स के बारे में। और जिस स्टूडेंट्स को पीएलसी की नोट्स चाहिए तो मैं टेलीग्राम पर डाल दिया हूं, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट्स करते हैं कि सर माइक्रो कंट्रोलर का भी पीडीएफ डाल दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे जैसे मैं वीडियो बनाता हूं वैसे वैसे मैं नोट्स भी बनाता चलता हूं। जैसे ही हमारा माइक्रो कंट्रोलर टॉपिक कंप्लीट होगा तो मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वहां से आप प्राप्त कर लेना। सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हमारा आज का लेक्चर है 8051 माइक्रो कंट्रोलर ब्लॉक डायग्राम। तो ये होता है 8051 माइक्रो कंट्रोलर का ब्लॉक डायग्राम, जो मैंने एक एक कंपोनेंट को ब्लॉक के रूप में यहाँ पर दिखाया है। मैंने आपको सबसे पहले ही बताया था कि जो माइक्रो कंट्रोलर होता है एक सिंगल चिप पर होता है, उसी में सारी पेरिफेरल डिवाइस मतलब स्टोरेज डिवाइस, इनपुट और आउटपुट डिवाइस, सारी डिवाइस उसी चिप पर कनेक्ट होती हैं। तो ये समझ लीजिए, ये हमारी क्या है, एक माइक्रो कंट्रोलर की चिप है जिसमें सारी ये पेरिफेरल डिवाइस क्या हैं, कनेक्ट है। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले कौन कौन से ब्लॉक होते हैं, उन ब्लॉक का नाम क्या है। तो यहाँ पर देखिए, पहला ब्लॉक है हमारा सीपीयू, दूसरा है ऑसिलेटर मतलब ये क्रिस्टल ऑसिलेटर है, ये हमारा है इंटरप्ट कंट्रोल, ये हमारा है रोम, ये हमारा है रैम मतलब रोम रैम, ये क्या है, मेमोरी होती हैं जो माइक्रो कंट्रोलर के साथ कनेक्ट होती हैं। ये हमारा है टाइमर ब्लॉक, ये हमारा है सीरियल पोर्ट फॉर इनपुट आउटपुट पोर्ट, ये हमारा है बस कंट्रोल। तो आइए फ्रेंड्स, हम पढ़ते हैं हर एक ब्लॉक का डिटेल्स। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं रोम और रैम मेमोरी के बारे में। रैम और रोम मेमोरी को पढ़ने से पहले हम ये जानें कि आखिर मेमोरी क्या होती है, इसमें डेटा कैसे स्टोर होता है, मेमोरी किस चीज़ से मिलकर बनी होती है। तो देखिए, जो हमारी मेमोरी होती है उसमें डेटा और प्रोग्राम को स्टोर किया जाता है। जो हमारा डेटा और प्रोग्राम होता है मेमोरी में बाइनरी संख्या के रूप में स्टोर होता है। तो आपको यहीं से दिमाग लगाना है कि बाइनरी संख्या को कौन स्टोर करता है। तो बाइनरी संख्या को स्टोर करता है फ्लिप फ्लॉप। आप पढ़े होंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में टी फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप, आरएसटी फ्लिप फ्लॉप। ये जो फ्लिप फ्लॉप होते हैं ये बाइनरी संख्या को स्टोर करते हैं। तो आप समझ चुके होंगे कि आखिर जो हमारी मेमोरी बनी होगी इसमें फ्लिप फ्लॉप का यूज जरूर हुआ होगा, अर्थात फ्लिप फ्लॉप का यूज करके मेमोरी को बनाया गया होगा। तो आइए हम देखते हैं कैसे हमारा मेमोरी का निर्माण होता है। तो यहाँ पर देखिए, पहला हमारा यहाँ पर पॉइंट है सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप। जो सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप होता है मतलब फ्लिप फ्लॉप का जो समूह होता है उसे हम बोलते हैं शिफ्ट रजिस्टर। यहाँ पर शिफ्ट रजिस्टर, ये याद रखना, ये वो रजिस्टर नहीं है जो करंट का अपोज करता है। जो आप लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़े होंगे, सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर, पैरेलल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर, वो शिफ्ट रजिस्टर की बात हो रही है। मतलब ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले शिफ्ट रजिस्टर की बात होती है। सबसे पहले तो यहाँ पर आप स्पेलिंग से समझ जाएंगे, REGISTER है जो हमारा वो रजिस्टर जो करंट का अपोज करता है, उसकी स्पेलिंग होती है RESISTOR। ये होती है उसकी स्पेलिंग रजिस्टर की जो करंट का अपोज करता है। यहाँ पर देखिए, जो ये रजिस्टर है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वाला रजिस्टर है, REGISTER है, तो इसकी जो स्पेलिंग होती है RESISTOR। तो ये रजिस्टर होता है करंट का अपोज करने वाला। जो ये रजिस्टर होता है हमारा, वो होता है फ्लिप फ्लॉप का समूह, मतलब फ्लिप फ्लॉप का एक प्रकार का सेट होता है हमारा शिफ्ट रजिस्टर।
तो यहाँ आप समझ चुके होंगे कि जो हमारा शिफ्ट रजिस्टर होता है या सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप होता है। जो हमारा फ्लिप फ्लॉप होता है ये बाइनरी संख्याओं को स्टोर करता है। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, जो सेट ऑफ शिफ्ट रजिस्टर है ये होता है हमारा मेमोरी। तो आप समझ चुके होंगे कि जो हमारा मेमोरी होता है वह सेट ऑफ शिफ्ट रजिस्टर मतलब शिफ्ट रजिस्टर का एक समूह होता है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि जो हमारा मेमोरी होता है वो किसका समूह होता है। तो आपका आंसर रहेगा शिफ्ट रजिस्टर। शिफ्ट रजिस्टर का समूह होता है हमारा मेमोरी, क्योंकि जो शिफ्ट रजिस्टर होता है या सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप मतलब फ्लिप फ्लॉप का समूह होता है। जो हमारा फ्लिप फ्लॉप होता है, जो आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़े होंगे, जो हमारा फ्लिप फ्लॉप होता है ये बाइनरी संख्याओं को स्टोर करता है। जब ये हमारा बाइनरी संख्याओं को फ्लिप फ्लॉप स्टोर करेगा तो हमारा शिफ्ट रजिस्टर भी बाइनरी संख्याओं को स्टोर करेगा। जब हमारा शिफ्ट रजिस्टर बाइनरी संख्याओं को स्टोर करेगा तो ये हमारी मेमोरी भी बाइनरी संख्याओं को स्टोर करेगी। क्योंकि हमें बहुत सारा डेटा स्टोर करना है तो सेट ऑफ रजिस्टर मतलब रजिस्टर का एक समूह हमें बनाना पड़ेगा। जो वो समूह होता है उसे ही हम बोलते हैं मेमोरी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि जो हमारा फ्लिप फ्लॉप होता है एक फ्लिप फ्लॉप कितने बिट को स्टोर करता है। ध्यान से समझना फ्रेंड्स, यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है कि एक फ्लिप फ्लॉप हमारा कितना बिट डेटा को स्टोर करता है। तो एक फ्लिप फ्लॉप हमारा एक बिट डेटा को स्टोर करता है। एक बिट का मतलब यह हुआ या 0 स्टोर कर सकता है या 1 स्टोर करता है। तो इस क्वेश्चन को आप याद रखना कि जो हमारा एक फ्लिप फ्लॉप होता है वो एक बिट डेटा को स्टोर करता है, 0 या 1 को स्टोर करता है। सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप को हम बोलते हैं शिफ्ट रजिस्टर। जब इन शिफ्ट रजिस्टर को हम मिला देते हैं, बहुत सारे शिफ्ट रजिस्टर को इकट्ठा कर देते हैं तो उसे ही हम बोलते हैं मेमोरी। तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि आखिर एक्चुअल में मेमोरी का निर्माण कैसे हुआ। अब देखिए जो हमारा 8051 माइक्रो कंट्रोलर होता है उसमें दो टाइप की मेमोरी यूज होती हैं। एक होती है रोम मेमोरी, एक होती है रैम मेमोरी। तो यहाँ पर हमने मेमोरी को दो टाइप में डिवाइड किया है। एक है हमारी रोम, इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। याद रखना जो रीड ओनली मेमोरी होती है रोम वो माइक्रो कंट्रोलर में 4 किलोबाइट की होती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। ये हमारी कौन मेमोरी है? रैम मेमोरी। इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो होती है 128 बाइट। यहाँ पर बी का मतलब बाइट है। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था बिट, बाइट और निबल के बारे में, तो आप समझ चुके होंगे ये भी हमारा क्या है? बाइट है। तो जो रोम मेमोरी होती है वो 4 किलोबाइट की होती है। जो हमारी रैम मेमोरी होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये 128 बाइट की होती है। तो इस पॉइंट को आप याद रखना। अब यहाँ पर ये समझना कि जो हमारी रोम मेमोरी होती है या प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है, और जो ये हमारी रैम मेमोरी होती है या डेटा को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। इसीलिए हम रोम मेमोरी को प्रोग्राम मेमोरी के नाम से जानते हैं। जो हमारी रैम मेमोरी है इसे डेटा मेमोरी के नाम से जानते हैं। अब बात यहाँ पर ये आती है कि जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर होता है इसमें प्रोग्राम क्या होता है और डेटा क्या होता है। तो आइए हम एक सिंपल एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जैसे ये हमारे फ़ोन का क्या है? कैमरा है। ये कैमरा हमारी एक डिवाइस है जिसे ऑन या ऑफ करने के लिए, मतलब इस कैमरा डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए हम कैमरा ऐप्स का यूज करते हैं। जो कैमरा ऐप्स होता है ये हमारा होता है प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के माध्यम से हम किसको कंट्रोल करते हैं? कैमरा को कंट्रोल करते हैं। जब हम कैमरा ऐप को रन कराते हैं
तो ये हमारा कैमरा डिवाइस ऑन हो जाता है। जब ऑन होता है तो मतलब एक प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद क्या होगा, एक इमेज को क्या करेगा, ये खींचेगा। जो हमें इमेज प्राप्त हुई ये हमारी होती है डेटा। और इस कैमरा डिवाइस को ऑन या ऑफ कराने के लिए मतलब कंट्रोल करने के लिए जो कैमरा ऐप्स का यूज करते हैं वो होता है हमारा प्रोग्राम। जो कैमरा ऐप्स होता है ये प्रोग्राम मेमोरी में सेव होता है। जो हमने यहाँ पर फोटो खींची मतलब यहाँ पर हमारा कैमरा प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद जो हमको आउटपुट मिला वो क्या मिला, फोटो मतलब इमेज मिली, वो हमारी होती है डेटा। वो डेटा मेमोरी में सेव होती है। अब यहाँ पर हम समझते हैं 8051 माइक्रो कंट्रोलर के बेस्ड में। जैसे मान लिया जाए किसी मशीन को हमें कंट्रोल करना है 8051 माइक्रो कंट्रोलर से, तो उसमें हम क्या करेंगे, माइक्रो कंट्रोलर को उस मशीन में क्या कर देंगे, फिट कर देंगे। और जो माइक्रो कंट्रोलर में जो हम प्रोग्रामिंग करेंगे उस मशीन की, जैसे यहाँ पर इस कैमरा डिवाइस की यहाँ पर प्रोग्रामिंग की गई है, कैमरा ऐप्स जो हमारा है, उसी प्रकार जिस मशीन को कंट्रोल करना होता है हम उसकी प्रोग्रामिंग करते हैं। जो वो प्रोग्रामिंग होती है वो होता है प्रोग्राम जो माइक्रो कंट्रोलर के रोम मेमोरी में सेव होता है। जब हमारा माइक्रो कंट्रोलर रन करता है, रन करने के बाद किसी प्रोसेस को कंट्रोल करता है तो उसमें एक आउटपुट प्राप्त होता है। जैसे यहां पर हमारा कैमरा ऑन हुआ मतलब कैमरा प्रोसेस किया, आउटपुट में हमें क्या मिला, इमेज मिली। जो इमेज हमारी डेटा है, उसी प्रकार जब माइक्रो कंट्रोलर रन करता है तो उसमें एक आउटपुट मिलता है। वो आउटपुट एक मेमोरी में सेव होता है, वह मेमोरी होती है हमारी डेटा मेमोरी। तो आप समझ चुके होंगे कि आखिर प्रोग्राम क्या है, डेटा क्या है। जो माइक्रो कंट्रोलर में हम प्रोग्रामिंग करते हैं वो होता है प्रोग्राम, वो रोम मेमोरी में सेव होता है। जब माइक्रो प्रोसेसर कोई प्रोसेस करता है जो उसमें आउटपुट मिलता है तो वो हमारा रैम मेमोरी में सेव होता है। तो रोम मेमोरी का साइज अधिक होता है, रैम मेमोरी का साइज हमारा छोटा होता है। इसका साइज होता है 4 किलोबाइट, इसका साइज होता है 128 बाइट। तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि आखिर रोम मेमोरी का काम क्या है, रैम मेमोरी का काम क्या है। तो अब हम देखते हैं अगले ब्लॉक के बारे में। ये जो दो ब्लॉक हैं हमने क्लियर कर लिया, रैम और रोम। अब देखते हैं हम सीपीयू के बारे में। ये जो हमारा पार्ट है ये क्या होता है, सीपीयू, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब यहाँ पर ध्यान ये देना, जो सीपीयू होता है इसे हम माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। तो याद रखना, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना कि जो हमारा सीपीयू होता है ये एक हमारा माइक्रो प्रोसेसर ही होता है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा सीपीयू होता है, तो जो ये हमारा सीपीयू होता है अर्थात माइक्रो प्रोसेसर होता है, ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। एएलयू, दूसरा है कंट्रोल यूनिट, तीसरा है हमारा रजिस्टर। यहाँ पर देखिए आपको फुल फॉर्म भी पूछा जाता है एएलयू का। तो एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। मतलब जो एएलयू होता है वो अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। तो यहाँ पर देखिए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसमें भी 2 यूनिट हैं। क्या, एक होती है अर्थमेटिक यूनिट, दूसरी है हमारी लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक यूनिट का मतलब ये हुआ इस यूनिट में वो प्रोसेस होती हैं जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये सारी हमारी प्रोसेस अर्थमेटिक यूनिट में होती हैं। लॉजिक का मतलब ये होता है किसी संख्या में कंपैरिजन करने के लिए कि वो छोटी है, बड़ी है या उसके बराबर है, ये चीज जानने के लिए। और एंड, आर, नॉट, गेट, ये हमारे ऑपरेशन होते हैं वो होते हैं लॉजिकल ऑपरेशन। अर्थमेटिक जो ऑपरेशन होते हैं, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ये अर्थमेटिक यूनिट के अंतर्गत आते हैं। लॉजिकल यूनिट में कंपैरिजन करना होता है कि कौन सी संख्या किससे बड़ी है या छोटी है, मतलब इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, आर गेट, नॉट गेट,
और गेट, इस प्रकार के जो ऑपरेशन होते हैं वो होते हैं लॉजिकल ऑपरेशन। तो आप समझ गए होंगे अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन क्या होते हैं। ये सारे ऑपरेशन करता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। जैसे हम 2+3 कीबोर्ड से देते हैं तो 2+3 तो हमने दे दिया, जो ऐड करने का काम होता है वो करता है अर्थमेटिक यूनिट। तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला हमारा यूनिट है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का काम होता है कंट्रोल सिग्नल को जनरेट करना। इसके माध्यम से हम इनपुट और आउटपुट डिवाइस और जो स्टोरेज डिवाइस होती हैं उनके प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। इसे हम एक छोटा से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे मान लिया जाए हम किसी कीपैड से 2+3 दिए, मतलब जैसे हम कीपैड पर 2+3 देते हैं किसी भी सिस्टम को, इसे अर्थमेटिक यूनिट ऐड करके 5 प्राप्त कर देता है। जो ये ऐड होकर हमको 5 प्राप्त हुआ है इसे हमें डिस्प्ले करना है, मतलब स्क्रीन पर दिखाना है या बोलकर बताना है या इसे मेमोरी में स्टोर करना है। ये काम होता है हमारे कंट्रोल यूनिट का। तो आप समझ गए होंगे कि कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है। अगला हमारा पार्ट है रजिस्टर। जो ये रजिस्टर यहाँ पर आपको दिख रहा है ये करंट को अपोज करने वाला रजिस्टर नहीं है, ये एक शिफ्ट रजिस्टर है, मतलब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वाला रजिस्टर है जो डेटा को बाइनरी संख्या के रूप में स्टोर करता है। देखिए जो सीपीयू होता है यहाँ पर हमें बहुत कम डेटा को स्टोर करना होता है, इसीलिए हम यहाँ पर रजिस्टर को यूज करते हैं। अगर हमें बहुत सारा डेटा यूज करना होता तो हम एक रजिस्टर का समूह यूज करते, अर्थात एक मेमोरी यूज करते। हमको यहाँ पर बहुत कम डेटा को स्टोर करना होता है, इसीलिए हम सीपीयू के अंदर रजिस्टर का यूज करते हैं। रजिस्टर का काम ही होता है डेटा को स्टोर करना। जब बहुत सारे रजिस्टर हो जाते हैं तो उसे हम क्या बोल देते हैं, मेमोरी बोल देते हैं। आप लोग पढ़े होंगे रजिस्टर, स्पेशल पर्पस रजिस्टर, जनरल पर्पस रजिस्टर, फ्लैग रजिस्टर, ये सारे क्या होते हैं सीपीयू के अंदर ही होते हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि ये रजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं, उनका काम क्या होता है। तो अभी यहाँ पर समझ लीजिए इसका काम क्या है, डेटा को स्टोर करना। अब यहाँ पर यह बात आती है कि ये जो रजिस्टर होता है किस प्रकार के डेटा को स्टोर करता है। तो यहाँ पर बहुत सारे रजिस्टर होते हैं, अलग अलग रजिस्टर अलग अलग प्रकार के डेटा को स्टोर करते हैं। तो आइए हम समझते हैं ये कैसे हमारे डेटा को स्टोर करते हैं, मतलब इनका यूज कैसे होता है। जैसे यहाँ पर क्या है, एक हमारा सीपीयू है, ये जो है हमारा क्या है सीपीयू है, ये हमारा क्या है एक मेमोरी है, ये हमारा एक है मेमोरी, ये हमारा है सीपीयू। सीपीयू का मतलब यहाँ पर क्या है, माइक्रो प्रोसेसर है। मान लिया जाए इस मेमोरी में हमारा एक प्रोग्राम स्टोर है। मैंने आपको बताया था कि जो प्रोग्राम होता है या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब इंस्ट्रक्शंस का समूह होता है। तो यहाँ पर क्या होते हैं, प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शन होते हैं। हर एक इंस्ट्रक्शंस का यहाँ पर क्या होता है, एड्रेस होता है। जो ये एड्रेस होता है वो इसमें सेव होता है, मतलब जो सीपीयू में रजिस्टर होता है, जो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन है उनके एड्रेस को क्या करता है, सेव करता है। अब हवा में तो सेव नहीं करेगा, जो हमारे यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस का एड्रेस होगा वो बाइनरी के रूप में होगा। तो इस रजिस्टर्स का यूज करते हैं हम यहाँ पर क्या, एड्रेस को स्टोर करने के लिए। जैसे मान लिया जाए इस इंस्ट्रक्शंस को हमें फैच करना है, मतलब इस प्रोग्राम को जैसे ही हम रन करेंगे तो ये इंस्ट्रक्शन क्या होंगे, एक एक करके फैच होंगे। जब ये हमारा एड्रेस बस, यहाँ पर ध्यान से समझना, जब ये हमारा एड्रेस बस जो यहाँ पर एड्रेस सेव है इस इंस्ट्रक्शंस का, जब एड्रेस देगा इस इंस्ट्रक्शंस पर, जो हमारा ये होता है
एड्रेस बस ये इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को बताता है। जैसे हमें इस इंस्ट्रक्शंस को क्या करना है, फैच करना है। मतलब सीपीयू जब इस इंस्ट्रक्शंस को तभी लेगा जब एड्रेस बस बताएगा इस इंस्ट्रक्शंस के एड्रेस को। तो एड्रेस तभी बताएगा जब यहाँ एड्रेस सेव होगा। तो एड्रेस सेव करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, रजिस्टर का यूज करते हैं। तो जैसे ही हमारा ये एड्रेस बस बताएगा इस इंस्ट्रक्शंस को, तो ये डेटा बस से क्या हो जाएगा, फैच हो जाएगा। मतलब डेटा बस से कहाँ आ जाएगा, सीपीयू में आ जाएगा। जब ये इंस्ट्रक्शन आएगा ये भी एक बाइनरी के रूप में सेव होता है। अब आएगा सीपीयू के पास तो ये हवा में तो होगा नहीं, उसके लिए भी हमें क्या होगा, रजिस्टर की आवश्यकता होगा। तो यहाँ पर रजिस्टर में पहले आएगा, यहाँ पर ठहरेगा, फिर इसके बाद हमारा सीपीयू उस पर क्या करेगा, प्रोसेस करेगा और आउटपुट जनरेट करेगा। तो आप समझ चुके होंगे कि इस रजिस्टर का काम क्या होता है, एड्रेस को यहाँ पर क्या करता है, स्टोर करता है। जैसे कोई इंस्ट्रक्शंस यहाँ से फैच हुआ तो उस इंस्ट्रक्शंस को हवा में तो रहेगा नहीं, उसे भी यहाँ पर ठहरने के लिए यहाँ पर रजिस्टर की आवश्यकता होगी। इस रजिस्टर पर आके पहले क्या होगा, सेव होगा, फिर इसके बाद हमारा सीपीयू क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, मतलब डिकोड करेगा, फिर एग्जीक्यूट करेगा। तो इस रजिस्टर का काम क्या है आपको समझ में आ चुका होगा। ये हम तीनों पार्ट पढ़ लिए। अब यहाँ पर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो सीपीयू होता है इसे माइक्रो कंट्रोलर का ब्रेन कहते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि जितनी भी अर्थमेटिक और लॉजिकल और कंट्रोलिंग प्रोसेस करता है वो करता है सीपीयू। इसीलिए हम सीपीयू को बोलते हैं माइक्रो कंट्रोलर का ब्रेन। तो इस पॉइंट को आप याद रखना कि जो सीपीयू होता है वह माइक्रो कंट्रोलर का ब्रेन होता है। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये रहा हमारा सीपीयू का फुल एक्सप्लेनेशन। अगला जो हमारा ब्लॉक है ये है ऑसिलेटर। जो ये ऑसिलेटर है यहाँ पर क्रिस्टल ऑसिलेटर का यूज करते हैं। जो क्रिस्टल ऑसिलेटर होता है यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जिसके माध्यम से हम पल्स जनरेट करते हैं। तो इस सीपीयू को ऑपरेट कराने के लिए हम क्रिस्टल ऑसिलेटर का यूज करते हैं। जो यहाँ पर क्रिस्टल ऑसिलेटर होता है वह 12 मेगाहर्ट्ज का होता है। याद रखना, जो क्रिस्टल ऑसिलेटर के द्वारा यहाँ पर हम पल्स देते हैं उस पल्स की फ्रीक्वेंसी 12 मेगाहर्ट्ज होती है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर होता है उसको ऑपरेट कराने के लिए 12 मेगाहर्ट्ज क्रिस्टल ऑसिलेटर की आवश्यकता होती है। देखिए, देखा जाए तो एक्चुअल में यहाँ पर हम सीपीयू को ऑपरेट कराने के लिए क्रिस्टल ऑसिलेटर यूज कर रहे हैं, परंतु आपके एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाएगा कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर को ऑपरेट कराने के लिए हमें कितनी मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल ऑसिलेटर कनेक्ट करना पड़ता है, तो वो होता है 12 मेगाहर्ट्ज। देखा जाए तो ये जितना भी हमारा यहाँ पर दिख रहा है ये ब्लॉक, इसी ब्लॉक को मिलाकर हमारा क्या बनता है, माइक्रो कंट्रोलर बनता है। जो हमारा यहाँ पर सीपीयू होता है ये माइक्रो कंट्रोलर का मेन पार्ट होता है। इसीलिए हम यहाँ पर ये बोल देते हैं कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर को ऑपरेट कराने के लिए कितने मेगाहर्ट्ज क्रिस्टल ऑसिलेटर की आवश्यकता होती है, तो वो 12 मेगाहर्ट्ज। अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ ले कि जो माइक्रो कंट्रोलर होता है, माइक्रो कंट्रोलर के अंदर जो सीपीयू लगा होता है अर्थात माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, उसको ऑपरेट कराने के लिए कितने मेगाहर्ट्ज क्रिस्टल ऑसिलेटर की आवश्यकता होती है, तो 12 मेगाहर्ट्ज क्रिस्टल ऑसिलेटर की आवश्यकता होती है। एक्चुअल में देखा जाए तो माइक्रो प्रोसेसर को ही ये क्या करता है, पल्स देता है, परंतु हम इसलिए बोल देते हैं क्योंकि ये हमारा मेन पार्ट होता है, इसलिए हम बोल देते हैं कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर को ऑपरेट कराने के लिए कितने मेगाहर्ट्ज क्रिस्टल ऑसिलेटर की आवश्यकता होती है, तो तब भी आपका आंसर हो जाएगा 12 मेगाहर्ट्ज। तो आप समझ चुके होंगे इसके पीछे का
कंसेप्ट। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या है, बस कंट्रोल। तो ये हमारा क्या है, बस कंट्रोल। इसका काम होता है जितनी भी हमारी सिस्टम बस होती हैं उनके प्रोसेस को कंट्रोल करना। ये जो हमारी सिस्टम बसें होती हैं इनको कंट्रोल करता है हमारा बस कंट्रोल। सिस्टम बस का मतलब यहाँ पे ये हुआ डेटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस, क्योंकि जितनी भी डिवाइस कनेक्ट होती हैं बसों के माध्यम से कनेक्ट होती हैं। ये बस एक प्रकार का वायर्स का क्या होता है, सेट होता है। मतलब वायर्स का एक प्रकार का समूह होता है जो सिस्टम में यूज होने वाली सभी पेरिफेरल डिवाइस को क्या करता है, कनेक्ट करता है। इसको कंट्रोल करता है बस कंट्रोल। जो हमारी सिस्टम बसें होती हैं वो बेसिकली 3 टाइप की होती हैं। यहां से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जो हमारी बसें हैं वो 3 टाइप की होती हैं। पहला हमारा है एड्रेस बस, जो होता है 16 बिट का। इस एड्रेस बस का काम होता है एड्रेस को बताना। जो इसका डायरेक्शनल होता है वो होता है यूनिडायरेक्शनल। तो इस पॉइंट को याद रखना कि जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर होता है जो उसमें एड्रेस बस होती है वह 16 बिट की होती है और यूनिडायरेक्शनल होती है। ये अब यूनिडायरेक्शनल क्यों है, आप पढ़िए माइक्रो प्रोसेसर तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर इसका डायरेक्शनल यूनिडायरेक्शनल क्यों है। अगला पॉइंट हमारा यहाँ पे है डेटा बस। जो डेटा बस होती है 8051 माइक्रो कंट्रोलर में वो होती है 8 बिट की। जो इसका डायरेक्शनल होता है वो होता है बाई डायरेक्शनल। तो ये 8 बिट की होती है और बाई डायरेक्शनल होती है। अगला यहाँ पर पॉइंट है हमारा कंट्रोल बस। कंट्रोल बस यूनिडायरेक्शनल होती है। तो ये दोनों बस यूनिडायरेक्शनल होती हैं। जो हमारी डेटा बस है ये बाई डायरेक्शनल होती है। अब ये डेटा बस बाई डायरेक्शनल क्यों है तो आप माइक्रो प्रोसेसर में पढ़ सकते हैं। सारा कुछ मैं पढ़ा दिया हूँ कि इसका डायरेक्शनल कैसे डिसाइड होता है। तो ये हमारा सिस्टम बस कंप्लीट हो चुका है, एड्रेस बस, डेटा बस, कंट्रोल बस। तो इतना ही आपको ज़्यादा याद रखना है कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो हमारे एड्रेस बस होती है कितने बिट की होती है। तो ये 16 बिट की होती है। डेटा बस हमारी 8 बिट की होती है। ये बाई डायरेक्शनल क्यों है, यूनिडायरेक्शनल क्यों है, इनका कार्य क्या है, ये सारा कुछ मैं आपको माइक्रो प्रोसेसर में बता दिया हूँ। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान देना। जैसे ये यहाँ पर हमारा क्या है, एक प्रोग्राम सेव है। जो प्रोग्राम होता है ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब इंस्ट्रक्शंस का क्या होता है, समूह होता है। तो जो ये डेटा बस होता है इस इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को बताने का कार्य करता है, इसीलिए इसका नाम एड्रेस बस हुआ। और इसका डायरेक्शनल क्या होता है, इधर की ओर होता है, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर मतलब सीपीयू ही इसका क्या बताएगा, एड्रेस बताएगा, इसीलिए इसका डायरेक्शनल इधर की ओर होगा, इसीलिए इसे यूनिडायरेक्शनल बोलते हैं। जो ये कंट्रोल बस होता है ये बताता है कि जो ये एड्रेस है इस पर हमें डेटा को भेजना है कि इस एड्रेस से डेटा को हमें लेना है, ये बताता है कंट्रोल बस। इसका भी डायरेक्शनल इधर की ओर होता है, इसीलिए इसे यूनिडायरेक्शनल बोलते हैं। जो ये डेटा बस होता है जब मेमोरी में हम डेटा भेज भी सकते हैं और मेमोरी से डेटा ले भी सकते हैं, इसीलिए इसका डायरेक्शनल क्या होता है, बाई डायरेक्शनल। जैसे ही यहाँ पर ये एड्रेस बताएगा इस एड्रेस से डेटा को लेना है कि इस एड्रेस पर डेटा को भेजना है, ये बताएगा कंट्रोल बस। डेटा बस का काम होता है इस एड्रेस पर डेटा को लेना या इस एड्रेस पर डेटा को भेजना। जब डेटा को हम लेते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, मेमोरी रीड। जब हम मेमोरी में डेटा को भेजते हैं तो इसे बोलते हैं मेमोरी राइट। ये सारा कुछ मैं आपको माइक्रो प्रोसेसर में पढ़ा चुका हूं, तो आपको समझ में आ चुका होगा कि इनका डायरेक्शनल कैसे डिसाइड होता है। अब हम देखते हैं अगले ब्लॉक के बारे में। अगला हमारा ब्लॉक है इंटरप्ट कंट्रोल। इस ब्लॉक का काम होता है जो एक्सटर्नल इंटरप्ट आते हैं उनको कंट्रोल करना और सीपीयू के पास भेजना।
तो आइए हम समझते हैं कि आखिर इंटरप्ट क्या होता है। देखिए, इंटरप्ट का हिंदी होता है बाधा डालना। मतलब जो इंटरप्ट होते हैं एक प्रकार के डिस्टरबेंस होते हैं। तो आइए इसे हम एक छोटा सा एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये हमारा क्या है, एक फ़ोन है। जो ये फ़ोन है इसमें भी हमारा क्या है, माइक्रो प्रोसेसर अंदर लगा हुआ है। जैसे इस माइक्रो कंट्रोलर में हमारा ये CPU मतलब माइक्रो प्रोसेसर लगा है, उसी प्रकार इस मोबाइल के अंदर भी माइक्रो प्रोसेसर अर्थात CPU लगा है। अब समझते हैं कि आखिर इंटरप्ट क्या होता है। जैसे हम मान लिया जाए इस मोबाइल से किसी मूवी को देख रहे हैं, देखते समय अचानक कहीं से कॉल आ जाती है, तो जो वो कॉल आती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, इंटरप्ट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो हम मूवी देख रहे थे जैसे ही कॉल आती है हमारी मूवी वहीं पे स्टॉप हो जाती है। अर्थात जो हम मूवी देख रहे थे उसमें क्या डाल दिया कॉल ने, बाधा डाल दिया, अर्थात डिस्टर्ब कर दिया जो मेन काम माइक्रो प्रोसेसर कर रहा था, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर ही हमको दिखा रहा था मूवी। तो जो ये हमारी कॉल आई ये एक प्रकार का इंटरप्ट होता है। अब यहाँ पर ध्यान देना कि जो ये कॉल आई है दूसरे डिवाइस से आई है, इसीलिए इसे हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल इंटरप्ट। अब इंटरनल इंटरप्ट क्या होते हैं? जैसे हमारा मोबाइल की बैटरी है, जैसे हमारे मोबाइल की बैटरी वीक होती है तो आपको स्क्रीन पर क्या आता है, इंटरप्ट आता है। तो जो ये हमारा सिस्टम है, सिस्टम के अंदर जो हमारी बैटरी है इसके अंदर के डिवाइस के कारण यहाँ पर इंटरप्ट आया, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनल इंटरप्ट। जैसे मान लिया जाए आप किसी सिस्टम पर काम करते हैं, जब कोई आपके सिस्टम का कोई भी पार्ट क्या होता है, ज़्यादा हीट होता है तो इंटरप्ट आता है। तो ये हमारा क्या हुआ, इंटरनल इंटरप्ट हुआ। जैसे हम किसी मोबाइल पर कोई मूवी देख रहे हैं, मूवी देखते समय किसी की कॉल आती है तो हमारी मूवी वहीं पर स्टॉप हो जाती है। मतलब हमको वहाँ पर क्या कर दिया, कॉल ने डिस्टर्ब कर दिया। मतलब क्या कर दिया, जो मूवी देख रहे थे उस पर बाधा डाल दिया, इसीलिए हम कॉल को क्या बोलते हैं, इंटरप्ट बोलते हैं। वो दूसरे डिवाइस से आ रही है इसीलिए उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरप्ट। तो आपको समझ में आ गया कि इंटरनल इंटरप्ट क्या होते हैं, एक्सटर्नल इंटरप्ट क्या होते हैं। उसी प्रकार 8051 माइक्रो कंट्रोलर में भी इंटरप्ट होते हैं। टोटल 5 टाइप के इंटरप्ट होते हैं। आइए यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। हमारी हेडिंग है इंटरप्ट। यहाँ पर देखिए पहला हमारा इंटरप्ट है एक्सटर्नल इंटरप्ट। मतलब ये दूसरे डिवाइस के माध्यम से आए, जैसे हमारी वो कॉल थी, तो यहाँ पर ये क्या है, एक्सटर्नल इंटरप्ट। इसके अंतर्गत 2 टाइप के इंटरप्ट आते हैं। पहला है हमारा INT0, INT1। तो आपको मैंने ये बताया था कि जो हमारे ये INT0 होते हैं वो 8051 माइक्रो कंट्रोलर के पिन डायग्राम में मैंने बताया था कि किस नंबर पर होते हैं, 12 नंबर की पिन होती है INT0 इंटरप्ट की। INT1 इंटरप्ट की 13 नंबर की पिन होती है। इस पॉइंट को याद रखना, जो इंटरप्ट 0 होता है वो 12 नंबर पिन पर होता है, जो इंटरप्ट 1 होता है वो 13 नंबर पिन पर होता है। जो ये हमारी पिन होती हैं 12 और 13, ये किस पोर्ट के अंतर्गत आती हैं, तो ये पोर्ट नंबर 3 के अंतर्गत आती हैं। ये सारा कुछ मैं आपको पिन डायग्राम में बता चुका हूं। अब यहाँ पर अगला हमारा इंटरप्ट है इंटरनल इंटरप्ट। इंटरनल इंटरप्ट के अंतर्गत 3 प्रकार के इंटरप्ट आते हैं, TF0, TF1, तीसरा है हमारा R1T1। तो ये हमारे होते हैं इंटरनल इंटरप्ट। तो आपको यहाँ से ये याद रखना है कि एक्सटर्नल इंटरप्ट 2 होते हैं, इंटरनल इंटरप्ट 3 होते हैं। 8051 माइक्रो कंट्रोलर में ओवरऑल 5 इंटरप्ट होते हैं। इस पॉइंट को याद रखना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जो हमारे इंटरप्ट होते हैं 8051 माइक्रो कंट्रोलर में वो टोटल 5 टाइप के होते हैं। 2 होते हैं एक्सटर्नल, 3 होते हैं इंटरनल। अब यहाँ पर बात ये आती है
कि इन इंटरप्ट को तो हम पिन डायग्राम में नहीं दिखाए हैं, परंतु इन इंटरप्ट को हम पिन डायग्राम में दिखाए हैं। तो यहाँ पर समझना आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। देखिए जैसे हम पिन डायग्राम पढ़े थे ऐसे तो हमने दिखाए थे, यहाँ पर ये वाले इंटरप्ट होते हैं INT 0 वाला और INT 1 वाला, परंतु ये इंटरप्ट हमने नहीं दिखाया। देखिए जैसे ये हमारा क्या है माइक्रो कंट्रोलर, ये एक्सटर्नल इंटरप्ट हैं, तो ये बाहरी डिवाइस द्वारा किसके अंदर आ रहे हैं, माइक्रो कंट्रोलर के अंदर आ रहे हैं, तभी तो इनको हम यहाँ पर दिखाए हैं पिन के माध्यम से। परंतु ये इंटरनल जो इंटरप्ट होते हैं, जो ये माइक्रो कंट्रोलर होता है, इसके अंदर जो डिवाइस लगी होती हैं उसके कारण जो ये इंटरप्ट आते हैं ये होते हैं इंटरनल इंटरप्ट, इसीलिए इनको हम पिन डायग्राम में नहीं दिखाए हैं। तो आपको यहाँ से कंफ्यूजन नहीं होना कि आखिर इनको हम पिन डायग्राम में क्यों नहीं दिखाए हैं। इनको पिन डायग्राम में दिखाए हैं, इसीलिए दिखाए हैं क्योंकि ये एक्सटर्नल इंटरप्ट होते हैं, ये होते हैं इंटरनल इंटरप्ट। ये जो माइक्रो कंट्रोलर होता है, माइक्रो कंट्रोलर के अंदर जो डिवाइस लगी होती हैं उनमें कोई प्रॉब्लम आती है तो वो इंटरप्ट भेजते हैं, तो वो होते हैं इंटरनल इंटरप्ट। ये किसी बाहरी डिवाइस द्वारा इंटरप्ट भेजे जाते हैं, इसीलिए इसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरप्ट। तो मैंने यहाँ पर नोट में लिखाया है 8051 माइक्रो कंट्रोलर में 5 इंटरप्ट होते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 8051 माइक्रो कंट्रोलर में 5 इंटरप्ट होते हैं, 2 एक्सटर्नल होते हैं, 3 इंटरनल होते हैं। तो ये रहा हमारा इंटरप्ट का टॉपिक। देखिए फ्रेंड्स, जो इंटरप्ट होते हैं बहुत प्रकार के होते हैं, इसके लिए मैं आपको स्पेशल एक लेक्चर लेके आऊँगा, वहाँ पर पढ़ाऊँगा मास्केबल इंटरप्ट, नॉन मास्केबल इंटरप्ट, वेक्टर इंटरप्ट, नॉन वेक्टर इंटरप्ट, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, हार्डवेयर इंटरप्ट। तो ये सारे टाइप्स मैं आपको बताऊँगा। सिर्फ आपको अभी इतना ही याद रखना है कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर में 5 इंटरप्ट होते हैं, 2 एक्सटर्नल होते हैं, 3 इंटरनल होते हैं। इंटरनल क्या होते हैं, एक्सटर्नल क्या होते हैं, सारा कुछ मैंने अभी आपको समझा दिया। अब यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर हमने दिखाया भी है एक्सटर्नल इंटरप्ट। ये यहाँ से क्या होंगे, माइक्रो कंट्रोलर के अंदर आएंगे, जो हमारे इन डिवाइस के कारण जो इंटरप्ट होंगे तो इसी के अंदर रहेंगे, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, इंटरनल इंटरप्ट। तो ये क्या है, एक्सटर्नल इंटरप्ट। जैसे ये एक्सटर्नल इंटरप्ट आते हैं, पहले कहाँ जाते हैं, इंटरप्ट कंट्रोल में। इंटरप्ट कंट्रोल CPU के पास भेजता है, फिर वो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है हमारा CPU। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि इंटरप्ट के पीछे का कंसेप्ट। अब चलते हैं हम अगले ब्लॉक में। अगला ब्लॉक हमारा कौन सा बचा यहाँ पे, 4 इनपुट आउटपुट पोर्ट। तो इसके बारे में पिन डायग्राम में मैंने डिटेल से पढ़ाया है कि ये इनपुट आउटपुट पोर्ट क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर 4 इनपुट और आउटपुट पोर्ट होते हैं, पोर्ट 0, पोर्ट 1 और पोर्ट 2, पोर्ट 3। इसके अंतर्गत कितनी पिन्स आती हैं, कितनी बिट की पिन्स होती हैं, ये सारा कुछ मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। फिर भी यहाँ पर देखिए, जो हमारा पोर्ट 0 होता है वह पिन नंबर 32 से स्टार्ट होता है और 39 पर समाप्त होता है। इस पॉइंट को जरूर याद रखना, क्योंकि UPPCL JEE में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। जो हमारा पोर्ट 1 होता है वह 1 से 8 के बीच होता है, मतलब जो 1 नंबर पिन से 8 नंबर पिन होती हैं वो पोर्ट 1 के अंतर्गत आती हैं। पोर्ट 2 के अंतर्गत आती हैं 21 से लगा के 28 तक की पिन, और पोर्ट 3 के अंतर्गत 10 से लगाकर 17 तक की पिन आती हैं। और यहाँ पर ये याद रखना, जो प्रत्येक पोर्ट होता है उसमें 8 पिन होती हैं, और प्रत्येक पोर्ट का जो बिट होता है वो 8 बिट होता है। याद रखना, प्रत्येक पोर्ट में 8 पिन होती हैं, अर्थात प्रत्येक पोर्ट 8 बिट का होता है। देखिए फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पर एक पिन है तो ये एक पिन एक बिट डेटा को ट्रांसफर करेगी। जब यहाँ पर एक पोर्ट में 8 पिन होंगी तो इसका मतलब ये पोर्ट हमारा कितने बिट का होगा, 8 बिट का होगा। 8 पिन होंगी और 8 बिट का हमारा क्या होगा,
पोर्ट होगा। तो इस पॉइंट को याद रखना। तो पोर्ट 4 प्रकार के होते हैं, P0, P1, P2, P3। जो P0 है 32 से 39 के बीच होता है, जो हमारा P1 है 1 से 8 होता है, P2 है 21 से 28, P3 है 10 से 17 और प्रत्येक पोर्ट में 8 पिन होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक पोर्ट 8 बिट का होता है। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखना। ये रहा हमारा ये ब्लॉक। अगला हमारा ब्लॉक है टाइमर। टाइमर 0 और टाइमर 1। मैंने आपको सबसे पहले ही बताया था कि जो ये टाइमर वाला ब्लॉक है ये टाइमर और काउंटर दोनों की तरह कार्य करता है। तो यहाँ पर मैंने आपको हेडिंग में डाला है टाइमर या काउंटर। मैंने यहाँ पर नोट कराया है 8051 माइक्रो कंट्रोलर। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर 1 नहीं लिखा था, तो आप समझ जाना कि ये 8051 है। 8051 माइक्रो कंट्रोलर में 2 16 बिट टाइमर काउंटर होते हैं। तो ये याद रखना कि जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर होता है उसमें 16 बिट 2 टाइमर और काउंटर होते हैं। तो इस पॉइंट को आप याद रखना। मैंने यहाँ पर नोट कराया है 8051 माइक्रो कंट्रोलर 2 16 बिट टाइमर तथा काउंटर होते हैं, जिनका उपयोग विभिन्न टाइमिंग और काउंटिंग ऑपरेशन में किया जाता है। तो इनके नाम से ही पता चलता है टाइमर काउंटर, मतलब टाइमिंग और काउंटिंग की जितनी भी प्रोसेस होती हैं वहां पर हम इसका यूज करते हैं। ये याद रखना कि ये 2 होते हैं और 16 बिट के होते हैं टाइमर काउंटर। इस पॉइंट को याद रखना, आपके एग्जाम में आ सकता है। तो ये रहा हमारा टाइमर वाला ब्लॉक। अब देखते हैं हमारा लास्ट ब्लॉक। जितने भी ब्लॉक हैं सारे ब्लॉक के बारे में मैंने पढ़ा दिया। ये है हमारा लास्ट ब्लॉक सीरियल पोर्ट। इसके बारे में मैंने बताया था पिन डायग्राम में कि सीरियल कम्युनिकेशन क्या होता है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी पिन आती हैं। तो यहाँ पर क्या है मैंने दिखाया भी है। ये है हमारे TXD, इसका मतलब ये है ट्रांसमिट डेटा। ये हमारा RXD, इसका मतलब है रिसीव डेटा। मतलब इसके माध्यम से हमारा डेटा क्या होगा, ट्रांसमिट होगा, मतलब दूसरे डिवाइस पर जाएगा। ये हमारा क्या है RXD, इसके माध्यम से हमारा डेटा माइक्रो कंट्रोलर के अंदर आएगा। ये हमारा क्या है सीरियल पोर्ट, मतलब पहले इस पोर्ट पर जाएगा, फिर इस पोर्ट से ये किस में जाएगा, CPU के पास जाएगा। तभी तो CPU समझेगा कि कौन सा सिग्नल मेरे पास आया है। तो इसके बारे में मैंने डिटेल से बता दिया है कि ये सीरियल कम्युनिकेशन क्या होता है, पैरेलल कम्युनिकेशन क्या होता है। सारा कुछ मैं डिटेल में इस ब्लॉक के बारे में बता दिया है। तो इसका आप फुल फॉर्म याद रखना TXD RXD। T का मतलब है ट्रांसमिट डेटा, RXD का मतलब है रिसीव डेटा। इससे डेटा रिसीव होगा, इससे डेटा ट्रांसमिट होगा। ये रहा हमारा आज का टॉपिक, जो कि मैंने एक एक पॉइंट्स को क्लियर कर दिया है। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो समाप्त करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये मेरा नया चैनल है, तो ज़्यादा स्टूडेंट मेरे चैनल्स के बारे में नहीं जानते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, कम से कम 10 स्टूडेंट्स के पास इस वीडियो को शेयर करना है। तो अगर आप इतना कर सकते हैं तो वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर करना कि जी सर मैं आपके वीडियो को 10 लोगों के पास शेयर कर दिया है। देखिए फ्रेंड्स, इतना मेहनत करने के बावजूद भी अगर ज़्यादा व्यूज़ वीडियो पर नहीं आते हैं तो वीडियो बनाने का मन थोड़ा से कम होता है। तो आप लोग सपोर्ट करिए। ये जितनी भी सब्जेक्ट हैं जो आपको यूट्यूब पर कोई नहीं पढ़ाता है, वो सारी सब्जेक्ट मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा और उसकी नोट्स भी आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, जिससे आप कम से कम समय में अधिक से अधिक सब्जेक्टों को कंप्लीट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये क्लास कैसी लगी वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर कर देना। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।